गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा त्रिपाठी HICS के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम ज्योग्राफी के लिए आपसे मिल रहे हैं। मैं आपकी ज्योग्राफी की टीचर हूँ और हम आज के दिन अपना ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमें कैसे अपने सिलेबस को स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में पूरा हम जानेंगे और आगे कैसे हम एक सिस्टमैटिक ढंग से अपनी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, हमें ऐसा ही देखना है। आपके सिलेबस के लिए पहले मैं थोड़ी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि पहले आप जानें कि एक्चुअली जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले, कोई भी काम हो इस दुनिया में, जिस काम को आपको शुरुआत करनी है उसका बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आपको जानना चाहिए। किसी भी परीक्षा का, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, स्टेट कमीशन हो, UPSC हो, क्योंकि HICS का फॉर्म है तो प्लेटफॉर्म है, मतलब सिविल सर्विसेज का है। और हमें पता है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC है। UPSC के लिए हमें उसका पैटर्न जानना ज़रूरी है और उस पर कैसे पेपर बनाए जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जहाँ कुछ आपको जो कुछ भी डाउट लगता है, पूरे सेशन में कहीं 1-1.25 घंटे की क्लास में आपको लगता है कि मैम यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेक्शन कर सकते हैं, ऐसे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और एक चीज़ और, सबसे पहले हमें जानना है कि कैसे परीक्षा का जो हमारा विधान है वो क्या है। UPSC के लिए सिलेबस है पूरा डायग्रामेटिक, आपको इसलिए मैंने दे दिखा दिया है कि कैसे होगा। पहली परीक्षा प्रीलिम्स है, दूसरी परीक्षा मेंस है, तीसरी परीक्षा इंटरव्यू है। प्रीलिम्स MCQs आते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया होगा, पर मैं यही सोच के बता रही हूँ कि आप सिर्फ शुरुआत में आए हैं, आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं एकदम बेसिक, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चा आता है तैयारी के लिए, उसे किस तरह से परीक्षा उसकी होगी, किस तरह से उसको पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है, ये सारी चीज़ों को मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोग को समझा दूँगी। तो पहला प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है कि MCQs में क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वही कि बहुविकल्पीय 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक सही उत्तर को आपको आंसर टिक करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल एक नया मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ एग्ज़ाम में कि वो लगभग 2 ऑप्शंस एक जैसे देते हैं और वो बोलते हैं कि जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उस पर टिक कीजिए, एज ए अप्रोप्रिएट आंसर आप टिक कीजिए। ठीक है, एक सरफेस से बताती हूँ, फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊँगी। मेंस है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना होता है। और इंटरव्यू सामान्य बातचीत है, एक जनरलाइजेशन है कि किसी व्यक्ति को कितना प्रिपेयर होना चाहिए अपने काम के प्रति, वो कितना जागरूक है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका ड्रेस सेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। और हाँ, लोगों को लगता है ना कि अरे हम 15-20 मिनट दिखावा कर लेंगे, 22 मिनट 40 मिनट, जिसका जितना इंटरव्यू चल रहा है, जैसे मेरा 22 मिनट चला था, 22 से 27 मिनट का इंटरव्यू था मेरा, तो वो 22 से 27 मिनट में आप जैसे हैं वो जो 5 लोग बैठे होते हैं ना, वो आपके अंदर से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के लिए आते हैं। प्रीलिम्स के सिलेबस में जनरल स्टडीज़ और CSAT है। जनरल स्टडीज़ में क्या है, जितना भी जनरली आप जान सकते हैं एक सामान्य जीवन में, थोड़ा उससे ऊपर उठ के जितनी जानने की आवश्यकता होती है। आपको पता है UPSC का जो पेपर होता है वो ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है। आप अगर डेली न्यूज़ रीडिंग करते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, सामान्य जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं, अगर आप उनसे साल भर जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। मैंने बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह में देखा है कि पूरे साल भर, मान लीजिए 365 दिन का एक साल होता है, क्योंकि UPSC की परीक्षा का बहुत अच्छा एक ये है कि वो एक साल का मूवमेंट में पूरा परीक्षा कराती है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरा सब कुछ करते करते उनको एक साल लग जाता है। तो इस प्रीलिम्स से लेके अगले प्रीलिम्स में उनका लगभग 8 से 10 महीने का गैप रहता ही रहता है। तो उस 8 से 10 महीने के करंट को कैसे अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज़ से हम जोड़ें। ट्रेडिशनल स्टडीज़ में हमारे यहाँ क्या आता है, हमें ये चीज़ जाननी होगी। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टेक्निकल इशू हो रहा है, बोर्ड नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं आ रहा। हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, जब GS की बात होती है तो आगे आपको हम, जब GS की बात होती है तो आगे हम बताएंगे आपको, हमने लिखा भी है कि कैसे आपको करना है और क्या आपको जानना है।
मिटा रही तो रही हूँ। ठीक है, जीएस के पार्ट में हमें जानना है, आगे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, बस मैं एक सरफेस आइडिया दे रही हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप एक बात समझ लीजिए कि आपको सारी चीज़ें, जितनी भी ट्रेडिशनल स्टडी है आपकी, आपको करंट अफेयर से जोड़ के पढ़नी है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आईआर हो, साइंस हो। मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो नई खुदाइयाँ हो रही हैं, जो नए आलेख मिल रहे हैं उनके बारे में रिलेट हो सकता है। ज्योग्राफी की बात करें, कौन सा जैसे जिलैंडिया अभी 8वें प्लेट के रूप में देखा जा रहा था, उसके बारे में बात करें। पॉलिटी की, कैसा चल रहा है हमारा जो राजनीतिक शास्त्र है, उसमें कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बदल रही हैं, सीट्स बढ़ रही हैं कि सीटों का आवंटन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप एक आइडिया जानते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हमारा सी सैट का मामला है, पर सॉरी जीएस का मामला है। अब सी सेट की बात करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी कि तैयारी कैसे करनी होती है। सिर्फ 2 मिनट दीजिए। सी सेट में आपका वही पैराग्राफ्स आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, आप जो सेलेक्ट करना चाहें। मैथ्स और रीजनिंग होती है, एकदम सधे हुए आंसर होते हैं। अंतर्व्यक्ति कौशल पूछा जाता है, उसमें आपके ऑप्शनल में आप जब पढ़ते हैं तो ऑप्शनल को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि जीएस का जो मेंस का पार्ट है उसमें एक ऑप्शनल है। किसी भी चीज़ को आप डेप्थ से पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ऑप्शनल का जो लोग लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल ख़त्म कर देना चाहिए, बट मेरा अपना मानना है, जो मुझे फील होता है, क्योंकि ऑप्शनल की तैयारी मैंने की है, कि किसी भी विषय का आप संपूर्ण अध्ययन करते हैं, उसके डेप्थ तक जाते हैं, जो उतनी स्थायित्व और स्थिरता के साथ आप पढ़ते हैं ना, तो वो गहराई आपके भीतर भी आती है और वो आपके सीसैट के पेपर में काम आती है। जब पैराग्राफ्स आते हैं उसमें करने में आपको बहुत मदद मिलती है। मैं आपको बताती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्रीलिम्स का जो मेन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो हम मुझे किसी ने कभी सिखाया होगा, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी तैयारी आपको डेली रूटीन में लानी है, कि आप टारगेट कर लें कि मुझे रोज़ 500 मॉक करने हैं। आपके जब प्रीलिम्स आ रहे हो तो या मतलब पेपर प्रैक्टिस की बात होती है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। बट मेरा मानना है कि आप जिस दिन से तैयारी को शुरू कर रहे हैं, आप अब आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं, तो उससे रिलेटेड मॉक, और मतलब कोशिश करिए कि पर डे आप 500 मॉक एक बार एक निगाह से करते चले जाइए। और थायरली करना है तो आप 100 मार्क, मतलब आपको डेली रूटीन में अपने मॉक्स को लाना ही लाना है, कि 100 क्वेश्चन प्रतिदिन, 200 क्वेश्चन, जैसी आप कर सकते हैं, जैसा आपका स्टैमिना है, कि आप 100 क्वेश्चन का ग्रुप सुबह बना लें, शाम को 100 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए रख लें। इस पैटर्न पे अगर काम करेंगे तो प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स की तैयारी ना एकदम सिपाही की तरह करनी चाहिए, मतलब लगातार काम करते रहिए, रुकना नहीं है। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाना है। मेंस की जो तैयारी होती है वो सेनापति की तरह होती है, जिसमें कुछ ऑर्डर होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ लिखना होता है कुछ डायग्राम्स के थ्रू, कुछ फ्लोरल चार्ट्स के थ्रू। आपको दिखाना होता है अपनी पूरी प्रतिभा, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं। अच्छा इन द सेंस राइटिंग से नहीं है मेरा मतलब, जितना अच्छा आप अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि आप महिला सशक्तिकरण पे लिखिए, तो उसके आप 8-10 डायमेंशन दिखा दीजिए कि इकोनॉमिक्स में कितना पावर है, मतलब कौन सी महिला किस बड़े पद पर है, कौन सी महिला कहाँ पॉलिटिकल पद पर है, कौन सी महिला आज फाइटर प्लेन उड़ा रही है, मतलब कौन सी महिला, मतलब आप ये बता सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा था कि हम लोगों के यहाँ कभी भी फैशन वीक में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी एसिड अटैक वाली महिला को शामिल किया गया हो। पर 2016 में एक प्रतापगढ़ की एक लेडी थी, उस पर एसिड अटैक उसके जीजा जी ने किया था, उसको भी वुमेंस फैशन वीक में उनको शामिल किया गया था। तो कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स जो आपको भी लगे कि ये स्पेशल है, हमें डालना चाहिए, तो वो डायमेंशनल फॉर्म में, कि सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जितने भी डायमेंशंस में आप लिख सकते हैं, आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू में
आपकी भाषा कितनी संगठित है, कितनी सुसज्जित है, आप कितने वेल मैनर्ड हैं, कितने कल्चर्ड हैं, आपका नॉलेज का डेप्थ क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, एक सामान्य जीवन का, जैसे आप अपने सामान्य जीवन में अपने आप को अपनाते हैं ना। और मुझे लगता है कि भाषा हमेशा अच्छी श्रेणी की होनी चाहिए, उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बात करें तो लगे ही नहीं कि बनावट है, क्योंकि आप सामान्य जीवन में वैसा व्यक्तित्व रखते हैं। तो कुछ चीज़ों का मुझे लगता है तैयारी के दौरान अपने भाषा पे, अपने उठने बैठने पे, सोने जागने के तरीकों पर काम करना चाहिए, पढ़ने के तरीकों पर काम करना चाहिए। अब इसी के साथ मैं आपको ज्योग्राफी के सिलेबस में लाती हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि मेंस में ये क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश ए से। जनरल स्टडीज़ में आपके 4 पेपर हैं, स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, स्टडी 4 और ऑप्शनल। ऑप्शनल आपके 2 सब्जेक्ट में, मतलब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है, ऑप्शनल तो अब एक ही है आपका, जो भी ऑप्शनल हो। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, हाँ एक चीज़ और, एक लाइन बोलना चाह रही थी कि मैंने बोला ना कि प्रीलिम्स की तैयारी सिपाही जैसे, और मेंस की तैयारी सेनापति की तरह, और इंटरव्यू की तैयारी राजा की तरह, कि आप कैसे सोचते हैं और आपको कैसे पॉलिसीज़ का एक्सक्यूशन करना है, क्योंकि आप देखते हैं यूपीएससी का जो पैटर्न है वहाँ पे एक्सक्यूशन मायने रखता है। ये आपका सिलेबस है, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास। हमारा जो टॉपिक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड में भारत विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक राजनीति। हमारा टॉपिक ज्योग्राफी है, इसलिए हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा सिलेबस आता है और ज्योग्राफी क्यों इम्पॉर्टेंट है एज अ जीएस का पार्ट। तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि 2011 में 11, 12 में 17 क्वेश्चन, 13 में 20 क्वेश्चन, 14 में 90 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं, अगर मतलब इतने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, 20 या 19 एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा रेशियो है। 15 में 16, 16 में 6 है, 17 में 8 हैं और 18 में 14 है। मतलब 10 से ऊपर लगभग, अगर 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो ज्योग्राफी का पार्ट आपके लिए एक मेजर रोल निभा रहा है। अगर आप एक हिस्सा ज्योग्राफी का सही कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे अपने पेपर को, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो हमारा ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो किस तरह से हमने आपके लिए सिलेबस डिज़ाइन किया है, आप ये देखिए, और आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ सजेशंस दीजिए, हम इस पर काम करेंगे और जैसे आप लोग पढ़ना चाहेंगे। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका ये है कि किसी भी टॉपिक को 1 बार 2 बार ऑन बोर्ड समझा देना, मैपिंग के थ्रू समझा देना, ट्रिक के थ्रू समझा देना, कुछ याद करेंगे, कुछ समझेंगे। पर जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं हमेशा अपनी क्लास में इनिशिएटिव लेके बोलती हूँ कि ज्योग्राफी एक साइंस का सब्जेक्ट जैसा है, एक सिस्टमैटिक ढंग से चलता है, एल्गोरिदम फॉर्म में चलता है। वहाँ पे ऐसा है कि आप इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे तो आप ईजिली क्लाइमेक्स तक जाएंगे, और हम कभी कहानी की तरह समझेंगे, कभी स्टोरी की तरह समझाऊंगी, आपको बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ज्योग्राफी के 3 पार्ट है, फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके 3 पार्ट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमोलॉजी, ओसिनोग्राफी एंड बायोग्राफी। इसे बायोजियोग्राफी भी कहते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जिसे लिखा है सर्टेन। देखिए मैंने आपको वॉल्केनो पढ़ाया, मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से लगभग हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें जाननी है ना कि पृथ्वी कैसी है। जैसे आप भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो भू दन गोल, मतलब पृथ्वी कैसी है, गोल है। बट मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पृथ्वी जियोइड है। पृथव्याकार उसके हिंदी उन्होंने बताई थी, जियोइड। ये ये सारी की पृथ्वी गोल है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी जियोइड है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर क्या है, पहले कोर है कि पहले मेंटल है, भूपरपट्टी पे क्रस्ट पहले है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ये आपके पहले टॉपिक में आती है, द ओरिजिन ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री की कितने साल पुरानी पृथ्वी है, आग का गोला था। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस जो आपके आते हैं और एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के रूप में ये होते हैं कि मैग्मा निकल रहा है पृथ्वी से तो कैसे महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी आ रही है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आ रही है, कैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल में स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आपके इस पार्ट में आती हैं।
जियोलॉजी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे कि अगर हम देखें, हम ज्योग्राफी को 3 पार्ट में और पढ़ेंगे, ये तो 3 पार्ट है ही है, हमें 3 पार्ट में और पढ़ना है ना, कि क्योंकि हम विश्व परिदृश्य की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा रीजनल भी है कि आप जिस स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि 3 फॉर्म है एग्ज़ाम्स के, या तो आप वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं, या तो आप स्टेट कमीशन देते हैं, या तो यूपीएससी देते हैं। आप जैसा चाहें, सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपका यूपीएससी, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी आपका आप देना चाहते हैं वो, और वनडे एग्ज़ाम्स। इन तीनों के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर जो थोड़े बुलेट पॉइंट से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा कंसेप्ट के साथ, थोड़ा वन लाइनर के साथ, ये सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ज्योग्राफी तीनों ही एग्ज़ाम में मेजर रोल है वो अपना निभाती है, ठीक है। तो यूपीएससी थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, तो जहाँ कंसेप्ट की नीड होगी वहाँ कंसेप्ट करेंगे। स्टेट कमीशन में थोड़ा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उस पर काम करेंगे। वनडे में भी थोड़ा फैक्ट्स पे काम करता है, क्योंकि स्टेट कमीशन का पेपर मिला जुला आता है, कभी फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, कभी कंसेप्ट के साथ होते हैं, पूरा पेपर मिसलेनियस फॉर्म में आता है। और वनडे एग्ज़ाम्स में तो जनरली फैक्ट्स में पेपर होता है, तो वो आपके लिए और आसान है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ करती हूँ चीज़ें, तो वो ट्रिक्स के साथ मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। यूपीएससी के लिए मैंने बोला कि आपको जैसे वॉल्केनो पढ़ना है, तो अगर स्टेट कमीशन या वनडे का एग्ज़ाम है तो पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ है, ठीक है, विश्व में, भारत में, या स्टेट्स में तो वैसा एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ, अगर मान लीजिए, क्योंकि इंडिया में तो ज्वालामुखी का अंडमान निकोबार का ही मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट्स में रीजनल वाले में है, पर हाँ, इंडिया के लेवल पर है। पर अगर बोलें आपसे कि जो अर्थक्वेक है उसकी जो भूगर्भ कंपन पेटियाँ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो ये रीजनल एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। स्टेट के लिए तो है ही है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, और अगर यही क्वेश्चन वॉल्केनो से यूपीएससी में बनता है, तो शायद वहाँ पे ये ना पूछे कि कहाँ कहाँ वॉल्केनो हैं इंडिया या वर्ल्ड में, ये पूछ सकता है कि इनका उद्भव कैसे है, क्यों, कहाँ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, क्यों और कैसे, कि ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, ये प्रक्रिया कैसे हो रही है। वो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हम दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। जहाँ कंसेप्ट का मामला होगा वहाँ कंसेप्ट समझेंगे, जहाँ फैक्ट का मामला होगा वहाँ फैक्ट देखेंगे। आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जहाँ पे डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं और क्लियरली चीज़ों को समझा सकती हूँ। हम दोनों एग्ज़ाम्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे, जहाँ पे जिस चीज़ की मांग होगी और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। क्लाइमेटोलॉजी में हमारा कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, विंड, क्लाइमेट, वाटर वेपर, करंट, एयर सर्कुलेशन, हीट बजट, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स। स्टेट कमीशन का तो मतलब ऑलवेज फेवरेट क्वेश्चन है पवन पर, कि कौन सी पवन कहाँ की है, ठीक है। वेस्टर्ली कैसी है, ईस्टर्ली कैसी है। आपने ये नाम सुना होगा ना, चीकता चालीसा, चालीसा, प्रचंड पचासा, ये उन्हीं के फॉर्म्स हैं। मौसम कैसा कहाँ का है, जैसे अगर इंडिया के लेवल में बात करें तो राजस्थान का कैसा है, जम्मू कश्मीर का कैसा है, मिड इंडिया जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ का एरिया कैसा है, यहाँ पे कौन सी रेखा गुजर रही है, सब छोटी छोटी चीज़ों पे। और अगर कंसेप्ट की बात करें तो हवाएं कैसे चल रही हैं, पवनदाब की पेटियाँ कहाँ हैं, वाताग्र क्या है, ये सारी चीज़ें, चक्रवात क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट से बना के हम समझेंगे। अब आता है ये ओसिनोग्राफी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशन मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज। हमें पता है कि जो हमारे समुद्र हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो ओशंस हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्यों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर कोई इस पे आंसर करना चाहता है तो प्लीज़ आप बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट पे वो पर्यावरण के तौर पर है, वो सबसे बड़े कार्बन सिंक है, सारी कार्बन को वे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। खनिज संसाधन, मत्स्यन, क्या नहीं है आपके समुद्र में, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें तो आप वहीं से कर रहे हैं ना, जो इतने आपके मिनरल एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके समुद्र से हैं, पारिस्थितिकी को मेंटेन कर रहा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जलवायु परिवर्तन वाला, वो कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है। और उसकी पूरी स्टडी, हाइड्रोलॉजिकल जो हमारी प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम एक एक फॉर्म में देखेंगे।
बायोजियोग्राफी, सॉइल वेजिटेशन रिसोर्सेज। भाई जीने के लिए खाना ज़रूरी है ना, तो बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल ये तो आएगा ही। ये बात आप लोग को लग अच्छा, मैं हिंदी बता देती हूँ। इसका जियोमॉर्फोलॉजी का भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी का जलवायु विज्ञान, ओशिनोग्राफी का समुद्र विज्ञान, बायोजियोग्राफी का जैव भूगोल। जैव भूगोल नाम से क्लियर है कुछ? बायो से रिलेटेड कर पा रहे हैं आप? बायो में किसकी स्टडी होती है? ये तो बचपन का क्वेश्चन है, जब आप 6 to 8 वाले फॉर्म में होते हैं या 9-10th वाले फॉर्म में होते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बायो में क्या पढ़ते हैं। प्लांट्स पढ़ते हैं, फ्लोरल एंड फौना मतलब कि जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ेंगे कि मिट्टियाँ कैसी हैं, भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, जलोढ़, काली मिट्टी, इन सब का नाम सुना है आपने? इनका जो कैसे इनका फॉर्मेशन है, कैसे इनका वितरण है, कौन सी फसल इसमें उगती है, किस प्रकार की खेती करनी चाहिए, खेती के कितने फॉर्म होते हैं, कहीं क्रॉप रिले होती, कहीं क्रॉप जो रिले क्रॉपिंग होती है, कहीं मिक्स क्रॉपिंग होती है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनको कुछ फैक्ट्स के साथ और कुछ कंसेप्ट के साथ हम देखते चलेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके लिए दोनों ही चीज़ें रहेंगी, कंसेप्ट प्लस फैक्ट। आपके एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पुटअप हो, क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल के मतलब हमारे से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी ऐसी हो कि जो चीज़ आपने पढ़ी है फिर उससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत वास्ट सिलेबस है सिविल का, पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप डेली स्टडी में हैं तो आप अपनी चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में रख सकते हैं। फैक्ट्स ब्रेन में आप बहुत दिन नहीं रख सकते हैं, पर कंसेप्ट आप लंबे समय तक रख सकते हैं। मैंने आपको मेमोरी के लिए भी बताया था, जब मैं आधा सिलेबस करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं हमेशा मेमोरी पावर का कैसे इंक्रीज़ किया जाए इस पर बहुत पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कम समय में कितनी चीज़ों को अपने ब्रेन पे रखा जाए। और एक स्टूडेंट के लिए यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसने जो पढ़ा है वो उसको अपने ब्रेन पे रख पाए। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ते हैं चीज़ों को, लगातार पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ने आए हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं। और मैं हमेशा इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ कि हम 3 घंटे मूवी देखते हैं किसी थिएटर में, वो मूवी हमें इनिशिएशन से लेके क्लाइमैक्स तक एकदम ईजली मतलब एकदम ईजली दिमाग में रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो खुली होती हैं, हमारे सारे ज्ञान चक्षु खुले होते हैं, हमारा मन लग रहा होता है, हमारा फुली फुली फोकस्ड कंसंट्रेट होके हम अपनी चीज़ों को मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के हम सिर्फ मूवी देख रहे होते हैं। बस पढ़ना भी वैसे है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप 7 से 8 घंटे बैठिए, पर वो 7 से 8 घंटे, सिर्फ 7 से 8 घंटे ना सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब ब्लैंक ब्रेन के साथ आप बैठिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, अच्छा बुरा कोई विचार नहीं, सिर्फ एक विचार कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके ब्रेन में हो। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ाना है? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल कहते हैं, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन, सेंसस। देखिए जो डेमोग्राफी है उसमें आप जनसंख्या का वितरण वगैरह देखेंगे, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं जनसंख्या पे, कैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, किस राज्य की ज़्यादा है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरह से जनसंख्या का जो गमन हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, विदेशों में जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ से जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो विदेश में लोग रहकर कमाते हैं और भारत को भेजते हैं, उससे आप जोड़ सकते हैं रेमिटेंसेस को। शहरीकरण, भारत सरकार बहुत ज़ोर शोर से स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट चला रही है। आप लोग को स्मार्ट सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। देखिए स्मार्ट सिटी का मतलब अगर सामान्य शब्दों में देखें, मेरा अपना मानना है कि जैसे मेरे एग्ज़ाम में शायद पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी के बारे में, तो एक सामान्य स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वेल डेवलप्ड हो जाए। स्मार्ट का मतलब लोग हैं ना, लोग कहते हैं यार तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो क्या उनके सर पे सींग उगाती है क्या? नहीं, वो नॉर्मल लोग होते हैं, बस वो रहते बहुत तौर तरीके से हैं। जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वो उनको और अच्छा कर लेते हैं। तो शहरीकरण में क्या होना चाहिए?
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शौचालय अवेलेबल होने चाहिए, लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गैसिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आधारभूत संरचना है वो तो है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जब वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाए, सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जब इन चीज़ों पे काम होता है तो वो स्मार्ट सिटी के फॉर्म में आती हैं और गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है। तो शहरीकरण में हम वही सब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे और कुछ कुछ चीज़ें ये भी देखेंगे कि आज जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर आ रहे हैं ना, प्रस्थान है उनका, गमन आगमन आप जो भी कहें, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसकी नीड क्यों पड़ी लोगों को, और ये करना सही है। जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो शहरों में ज़्यादा जमावड़ा हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है। सेंसस, सेंसस तो हमारे स्टेट कमीशन के तो फेवरेट क्वेश्चंस में है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कभी होता हो कि स्टेट कमीशंस जनगणना ना पूछें। मतलब आई थिंक रेयरली ऐसा होता है कि स्टेट कमीशन जनगणना ना पूछे। जनगणना क्या है? पहली बात तो ये हर 10 साल में होती है और आज़ादी के पहले से हो रही है। सबसे पहले आज़ादी के बाद, हाँ आज़ादी से पहले से हो रही है, ये तो मुझे एकदम श्योर है। 1881 में रिपन ने सेकंड टाइम स्टार्ट किया था, उसके पहले एक बार और हुई थी। तो वहाँ से 10 साल वाला सीक्वेंस बन गया है। ठीक है। जनगणना नाम से क्लियर है। जन मतलब लोग ना, गणना मतलब उनकी गणना, उनको काउंट करना। इसमें जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और कंसेप्चुअल थोड़ा कम ही होते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं कि कहाँ की जन्म दर उच्च है, कहाँ की मृत्यु दर उच्च है, कहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कौन सा स्टेट बड़ा है, कहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, लिंगानुपात कैसा, मतलब 6 रेशियो कैसा है, ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है तो आप क्या बताएंगे? मतलब ये क्योंकि 10 सालों की जनगणना है, 2011 में हुई थी, 2021 है, कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है? चलिए होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताइएगा। कहाँ सबसे कम है ये बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते हैं? बिहार। और सबसे ज़्यादा, चलिए मैं ही बता देती हूँ, केरल। ठीक है। इसी तरह सेक्स रेशियो कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी चीज़ें ठीक है जनगणना में आती हैं। और विश्वास करिए जनगणना में आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। आप जैसे स्टेट में, जैसे स्टेट की तैयारी करेंगे उस स्टेट के लिए स्पेशल फॉर्म में आपको दे दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, क्योंकि ये 100% श्योर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मतलब आर्थिक भूगोल। अब भूगोल है और प्लस आर्थिक है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों की कि ऐसा क्या है कि भूगोल में हम इकोनॉमिक्स को जोड़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, लैंड रिसोर्सेज, बेसिक टर्म रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ क्रॉप्स एंड कंडीशन एंड ग्रोथ। मैंने बताया था ना ऊपर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन किया था कि सॉइल वेजिटेशन रिसोर्सेज। अच्छा वेजिटेशन रिसोर्सेज में एक चीज़ सॉरी मिस हो गया, यहाँ आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है। वन वगैरह जो आप पढ़ते हैं कि कहाँ कौन से वनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार है, कौन सी रेखा पर पाए जाते हैं, कैसा मौसम होता है, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर में आपकी कैसी, भाई भोजन तो ज़रूरी है ना, कि आपको जीने के लिए खाना चाहिए कि नहीं। तो ये खेती के जितने प्रकार हैं, कैसी मिट्टी, मिट्टी का नहीं बोलेंगे पर हाँ कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन सी सरकारी संस्थाएं बनी, एफसीआई वगैरह जो बनी है, कौन सी योजना है, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, करंट अफेयर से जोड़ के चीज़ें पढ़ाऊंगी। फिर आता है मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज संसाधन, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऊर्जा के संसाधन। कैसे आ रही है लाइट? ये कुछ पता है आप लोगों को कि संयंत्र लग रहे हैं तो कितने संयंत्र हैं भारत में, कितने थर्मल पावर हैं, कितने एनर्जी के लिए विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है, जियो थर्मल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, किस किस प्रकार से हम, जैसे आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे ना बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, ये सारी चीज़ों को
हम एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, इंडस्ट्री, उद्योग। भाई जब आपका देश प्रगति करता है तो कौन आपके लिस्ट वगैरह निकालता है, किस बेसिस पे निकालता है? इंडस्ट्री, उद्योग, रिलायंस, टाटा समूह, ये सब उद्योगों के विषय में हम लोग सब चीज़ों को जानेंगे थोड़ा थोड़ा जितनी नीड होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इन चीज़ों पे कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। How to prepare geography, Indian and world geography, physical, social, economic. Geography is the study of place and the relationship between people and their environments. मतलब क्या कह रहा है इसमें कि जियोग्राफी की स्टडी क्या है? अगर मैं पूछूं कि जियोग्राफी क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्या मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको परिभाषा बता दी है, एक सामान्य शब्दों में आप इसे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, प्लेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी व्यक्ति का उसके एनवायरनमेंट से, उसके स्थान से जो संबंध है, बस वही एक अध्ययन ज्योग्राफी है। मैंने कहा ना, पृथ्वी कैसी है, समुद्र कैसा है, पर्यावरण कैसा है, मिट्टी कैसी है, एग्रीकल्चर मतलब खेती कैसी है, उद्योग कैसा, आपके सामान्य जीवन से। आप सुबह से जब उठते हैं मौसम के साथ कि आज सूर्य निकला है, ठंडी आ रही है, कि आज सूरज निकला है, कि आज कोहरा है, वहाँ से अगर आप देखें ना, आपकी ज्योग्राफी की जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है। और शाम को सोते सोते तारों के टिमटिमाने से लेके स्मोक तक, क्योंकि दिल्ली में है तो आप लोग को पता है कि यहाँ आफ्टर दिवाली कितना पॉल्यूशन होता है। इन सारी चीज़ों में सुबह से आप स्टार्ट करते हैं और रात तक आप चाहे अनचाहे पहलुओं पर ज्योग्राफी से जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बोली ना अभी, आप उनको फील करिएगा कि ज्योग्राफी कहाँ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। जैसे साइंस हर जगह है ना आपकी ज़िंदगी में, वैसे ज्योग्राफी है कि सुबह के सूरज की किरणों से निकलने से लेके रात के टिमटिमाते तारों के आसमान तक ज्योग्राफी है आपके साथ। इस चीज़ को आप देखिए, धूप से लेके गर्मी बरसात तक ज्योग्राफी है आपके साथ। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, बट सीरियसली आप इस चीज़ को जब फील करेंगे ना, जब आप सब्जेक्ट से कनेक्ट होते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। और पढ़ने के लिए ना कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटीज स्प्रेड अक्रॉस इट। So geography has a overlapping nature with versus subject of UPSC. By this nature, it becomes more important. Environment, economics and current affairs. देखिए, environment का मैंने बताया जब मैं ओशनोग्राफी के बारे में बोल रही थी कि समुद्र बहुत बड़े कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलती ही जा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स में उद्योग और ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी, कहाँ FCI कमाना, कहाँ खेती कैसे हो रही है, सब कैसे बेचा जा रहा है, कैसे वितरण हो रहा है। करंट अफेयर्स कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने बोला एनवायरनमेंट्स के, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, किस टाइम हुआ, उसकी थीम क्या थी, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स में कौन से उद्योग आए, नवरत्न में कौन सी कंपनियाँ आई, महारत्न में कौन सी कंपनियाँ आई, क्या होता है महारत्न, नवरत्न क्या है कंपनियाँ, ये सारे कंसेप्ट के साथ जब करंट अफेयर्स को जोड़ेंगे ना तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। On the behalf of about expression of relevance, the geography is very effective and its play important role in overall preparations. हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी बोला है कि मैप के साथ पढ़ेंगे, चाहे वो हम वर्ल्ड लेवल में पढ़ रहे हों, इंडिया में पढ़ रहे हों या रीजनल लेवल में पढ़ रहे हों। हमें हमेशा पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि जब कोई चीज़ फोटोजेनिक होती है तो वो माइंड में ज़्यादा देर रहती है और उसको याद करने में, समझने में ज़्यादा आसानी होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे जो बड़े टॉपिक्स भी हैं ना, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ेंगे और ईजिली समझेंगे। More important should be given Indian geography, which accounts 80% prelims questions. तो कहाँ से आपके 80% क्वेश्चंस हैं ये हम देखते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी पेपर उठा के देखिए, किसी भी स्टेट का, यूपीएससी का, मुझे नहीं लगता कि किसी भी साल एक दो बार को अगर छोड़ दिया जाए तो ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन ना आए। मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। मतलब इसको तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें कोई नींद पर भी बोले ना कि क्या है ये, तो हम बताएं कि अरे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ड्रेनेज सिस्टम में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है तो आप क्या बताएंगे कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है?
बहुत सामान्य सी चीज़ है, नदियों के बारे में पढ़ना है। ड्रेनेज का मतलब पानी के निकास की व्यवस्था से होता है, ठीक है। हमें ये चीज़ जाननी है कि मान लीजिए हमें पता है सबसे होली रिवर हमारी गंगा है, भारत में तो हम लोग गंगा को पूजते हैं। और आज क्योंकि वो बिहार का फेमस फेस्टिवल छठ चल रहा है, तो गंगा यमुना में ही पूजा होती है उनकी, इसलिए गंगा की बात करते हैं। सबसे पूजनीय नदी है हमारे यहाँ की, सबसे पवित्र नदी को इधर उत्तर भारत में तो खैर माना ही जाता है इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा में कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे? कि अगर मैं बोलूं कि अच्छा मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ गंगा, और क्लास में 4-5 बच्चों से मैं बोलूं, जो भी बच्चे हैं, कि अगर मैं बोलूं कि गंगा, तो आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कि आपको क्या जानना है, क्या जानना चाहेंगे आप लोग? आपकी भी तो क्यूरोसिटी होनी चाहिए पढ़ते वक्त ना, आप भी तो मुझसे उतना ही जुड़ना चाहिए जितना मैं आपसे जुड़ रही हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते जाइए, मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहले कहाँ से, मतलब सोर्स क्या है इसका, उद्गम कहाँ से है, हिंदी में उद्गम बोलते हैं। कहाँ से निकलती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए गंगा यहाँ से निकल रही है, अरे हाँ यहाँ से नहीं निकल रही, मुझे भी पता है गंगोत्री वानी से निकल रही है, यहाँ से निकलती है। किन किन रास्तों से होकर जाती है, मतलब कौन कौन से शहरों इसके तट पे बसे हैं, या किन किन शहरों से होकर जाती है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कहाँ से जुड़ रही है, वो भी कहाँ से निकल रही हैं, और फाइनली इनका डेस्टिनेशन कहाँ है, मतलब कहाँ गिरती हैं, ठीक है। आपके 3 या 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं किसी भी नदी के बारे में जब पढ़ाऊंगी, तो 4 क्वेश्चंस हमारे एकदम क्लियर होंगे। उद्गम, कहाँ से निकलती है, ठीक है। किन किन शहरों से, मतलब कहाँ कहाँ से जाती है, या कहाँ कहाँ से बहती है, जो सिटीज़ हैं उसके तट पर अवस्थित, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन हैं, कौन सी नदी इसकी सहायक है। फाइनली डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे ये गिरती है। ये 4 क्वेश्चन हमें जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो उत्तर भारत की हो, चाहे वो प्रायद्वीप भारत की हो, सबके बारे में ये 4 चीज़ तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें हमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया, तो आपको आधे जीवन तो वो आसानी के साथ याद रहेगा, और रिकॉल करते रहेंगे तो पूरे जीवन याद रहेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि ईश्वर करे आधे जीवन याद रहे, सिलेक्शन होके जाइए, आराम से जॉब करिए, पूरे जीवन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को विस्तृत करके बताया, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा जनगणना, उनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो मतलब गलत नहीं होने चाहिए। जैसे ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया ना कि गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा वहाँ पे गिरती है। ये जब तक भूकंप वगैरह नहीं आएगा, वोल्केनो वगैरह नहीं फटेंगे, तब तक नहीं बदलेगा। ट्रेडिशनल स्टडी का यही फ़ायदा है, आपने एक बार पढ़ लिया ना ढंग से, आपका उतना काम तो हो गया कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो कभी गलत नहीं होंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन एक है, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है कि गंगा की कौन सी योजना बनाई गई है, सफाई के लिए क्या काम किया जा रहा है, या उसके जल से क्या हो रहा है, ये उसके शहर, उसके तट पे स्मार्ट सिटीज़ डेवलप की जा रही है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आगे भी जुड़ती जाएंगी। पर जो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये वही रहेंगे, तो इनको हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन, वनों के प्रकार। ट्रेडिशनल ज्योग्राफी का यही फ़ायदा है, आपने एक बार पढ़ लिया ना कौन से वन कहाँ हैं, किस तरह के हैं, बस वो एक बार का काम है। कि उष्ण वन है, शीत कटिबंधीय वन है, मतलब सदाबहार वन है, कि मैंग्रोव वन है। ये जो मैंने वनों के नाम ले रही हूँ, कुछ कुछ तो आप जानते होंगे ना, कि जैसे मैंने मैंग्रोव का नाम लिया, बहुत चर्चित हैं और हमेशा करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ है इनकी अवेलेबिलिटी, क्या है ये, कैसे ग्रोथ करते हैं कुछ? देखिए, मैंग्रोव्स जो है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है हमारा बंगाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो मिलते हैं मैंग्रोव्स के हमारे
मैंग्रोव्स वन की सबसे खास बात है, मैंने जब भूकंप पढ़ाया था तो उसके साथ सुनामी को टच किया था। तो मैंने बताया था कि जब सुनामी आई थी ना, तो सबसे ज़्यादा जो स्थिर थे वो मैंग्रोव्स वन थे। इनकी जड़ें पानी में इतनी गहरी थी कि सुनामी भी इनको उखाड़ नहीं पाई थी। बहुत लॉस नहीं हुआ था इन वनों का। ठीक है। और एक चीज़ और कि जो इनका ग्रोथ है या जो इनका डेवलपमेंट है वो स्लाइन वाटर में होता है, मतलब नमकीन पानी में होता है। और इनमें जो इनके ऑर्गन्स होते हैं जो ऑक्सीजन टेक इन करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इनकी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और अच्छे से बताऊंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड करके बताऊंगी। जैसे मैंने अभी सुनामी का एग्जांपल दिया कि उस समय ये बोला गया कि ये वन बहुत लाभकारी थे, बहुत सुरक्षा की इन्होंने, तहस नहस होने से बहुत बचाया। सॉइल, मिट्टियों का प्रकार की जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जितनी तरह की मिट्टियाँ हैं वो सारी मिट्टियों का अध्ययन होगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें कौन से फसल उगती है, इनकी क्षारीयता कैसे कम की जाए, इनको कैसे अम्लीय कम किया जाए, कौन सी मिट्टी में क्या मिला दिया जाए कि मतलब वो उर्वरक की बात कर रही हूँ मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी बात कर रही हूँ। एनपीके जिनको हम फॉर्मूले के तौर पे एकदम याद कर लेते हैं, एनपीके, इनकी कैसे अच्छी ग्रोथ होगी, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी होगी, किस मिट्टी का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे काली मिट्टी का हम लोग बहुत सुनते हैं, तो काली मिट्टी कहाँ है, कुछ आइडिया आप लोगों को? किस चीज़ की खेती के लिए फेमस है ये? मुझे लगता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तैयारी का, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कपास की खेती के लिए फेमस है। कपास जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, कोई इसमें डाउट? यहाँ तक कि जो तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ तक कि किसी चीज़ में आपको अगर डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है डिज़ास्टर एंड जोग्राफिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक एंड सुनामीज। मैं बार बार बात कर रही हूँ कि अभी मैंने उसकी जस्ट पहले बोला कि अर्थक्वेक एंड सुनामी की बात कर रही हूँ। देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं, कौन सी वेव निकलती है, क्या प्रभाव होता है। देखिए, जैसे कोई आपदा आ जाती है, उसके बाद जो मैनेजमेंट है उसे कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। बहुत ज़्यादा तो अभी वैसा नहीं है, सुनामी और 2001 का भुज भूकंप, आपदा से रिलेटेड आप कोरोना महामारी को क्यों नहीं करते, जिससे आप हम नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, कि उसमें किस तरह का मैनेजमेंट किया गया कि कम से कम लोगों को नुकसान हो। फर्स्ट वेव में कैसा रहा, सेकेंड वेव में कैसा रहा, थर्ड वेव में कैसा आएगा। अब सिर्फ सुनामी और अर्थक्वेक ही आपदा नहीं है, कोरोना वैश्विक महामारी है। इससे बड़ी आपदा कहाँ देखी आप लोगों ने? आपने देखा भूकंप आया, जापान में आया भूकंप, आया गुजरात में आया, वोल्केनो फटा, इंडोनेशिया में फटा, सुमात्रा में फटा, एक पर्टिकुलर जगह पे। पर जो कोरोना है, देखिए आप, मैंने कैसे ज्योग्राफी को करंट अफेयर से रिलेट कर दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर से हमें जोड़ के पढ़ना है। तो जो कोरोना है वो वैश्विक महामारी है। संसार का ऐसा कोई एक देश आप बता दीजिए जो इससे प्रताड़ित ना हो, जो इससे परेशान ना हो, जहाँ इससे लॉस ना हुआ। और एक बात और, सिर्फ जीवन का ही हानि नहीं है, अगर एक सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि धन और जन दोनों की हानि है। आप लोग देख रहे हैं कि सारे देशों की ग्रोथ नेगेटिव जा रही है। जब जब उद्योग खुल ही नहीं पा रहे थे, काम हो ही नहीं पा रहा था, लोग इतना मर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसे कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। थोड़ा कोरोना की चर्चा हुई है तो उस पर बोलना चाहूँगी कि प्रयास अच्छा किया गया फर्स्ट वेव के लिए, सेकेंड वेव का आइडिया नहीं है, और थर्ड वेव को बोल रहे हैं, तो आप सब लोग सुरक्षित रहिए अपने घरों में, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बाहर जाइए। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेमोग्राफिक मेजर ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो पॉपुलेशन है, कहाँ पे कौन सी जातियाँ हैं, कौन सी जनजातियाँ हैं। ट्राइबल ग्रुप्स की जो बात हो रही है ना, ये जनजातियों की बात हो रही है। ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं आप लोग को पता है? कुछ आइडिया कि क्या है ये? अच्छा, आपने वो डिवाइडेशन सिस्टम देखा है कि नहीं? SC ST ये सब चीज़ें, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये ट्राइबल्स उन्हीं के लिए हैं। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, उसकी विशेषता क्या है, वो क्यों अलग है, उसकी विविधता क्या है। जैसे केरल की नायर,
नाम सुना होगा अगर तो ठीक है, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ आप लोगों को। गरसिया, सहरसिया, कालबेलिया राजस्थान की, ठीक है, झारखंड की हो, उरांव। इन सभी जनजातियों के अपने विशेष विविधता वाले लक्षण हैं, अपनी विशेषताएं हैं। ये क्यों दूसरी जनजातियों से अलग है? नायर की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है, हो सकता हो आप लोगों को ना लगे, कि जो नायर जनजातियां हैं इनके यहाँ लड़कियां ब्याह कर नहीं जाती हैं, पुरुष ब्याह कर जाते हैं। जैसे सामान्यता तो हम लोग यही देखते हैं ना कि एक पुरुष महिला को लेके जा रहा है अपने घर, पर नायर की मतलब मुझे खूबसूरती लगती है कि जनजाति है, ट्राइबल्स है, मतलब पिछड़े हुए हैं, पर उनकी जो मतलब कंसेप्ट कहिए, उनका मेंटल लेवल, अब मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत बोल रही हूँ कि आपको लगे मैं महिला होने के नाते ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, सशक्तिकरण की बात पे बोल रही हूँ कि वहाँ का कल्चर आप सोच लीजिए कि वहाँ पे महिलाओं को शायद इतना स्ट्रांग माना गया है कि वो पुरुष को लेके अपने साथ जा रही है। मतलब इसको जाति विविधता से मत देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं जेंडर बायसनेस हूँ। मेरे भी दो भाई थे, और उनका उनसे मेरा बहुत लगाव है, मेरे पिता से मेरा बहुत लगाव था सब। ये बिल्कुल जेंडर बायसनेस की बात नहीं है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात मैंने इसलिए बोली कि पुरुष ही स्त्री को क्यों ले जाता है, ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि पुरुष ही हमारे यहाँ स्ट्रांग पर्सनालिटी माना जाता था। लगता था कि वो घर को चलाएगा, वो घर का निर्वाह करेगा, वो चीज़ों को बाहर से अरेंज करेगा, पुरुष ही सत्ता का प्रतीक था ऐसा। ठीक है, जो चीज़ें पहले थी, चीज़ें बदल रही हैं, उस पर मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी कि क्या पहले था क्या। मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, ये उसी का परिणाम है। तो पर वहाँ का जो कंसेप्ट है, वहाँ की जो सोच है, वहाँ की जो स्ट्रांगनेस है, शायद मतलब मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपने व्यू से देख रही हूँ, हो सकता है कोई किसी और व्यू से देख रहा हो सकता है कोई और भी रीज़न हो, पर मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है उस पर कि हो सकता है महिलाएं वहाँ इतनी सशक्त हों कि वो पुरुषों को रखें। जो मतलब मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है कंट्रोवर्सी की। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, कैटल एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब बार बार मैं बात कर रही हूँ कि जो खाद्य अखाद्य फसलें हैं, जैसे कि अखाद्य फसलों से, जैसे खाद्य तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप चावल उगा रहे हो, आप दालें उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, इस पे। पर अखाद्य फसलें, मैंने बीच में एक शब्द का नाम लिया था, बायोफ्यूल। आप लोग को आइडिया है कि व्हाट इज़ द बायोफ्यूल? यही, इसी से मैं बता रही हूँ कि नॉन जो फूड क्रॉप्स हैं, जो अखाद्य फसलें हैं, उसमें जेट्रोपा, सामान्य भाषा में रतन जो लोग बोलते हैं, मसाले की तरह यूज़ करते हैं, उसको बायोफ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। बायोफ्यूल का मतलब क्या है? बार बार मैं बायोफ्यूल बायोफ्यूल बोल रही हूँ। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे किस चीज़ को नुकसान ना करे, पर्यावरण को नुकसान ना करे, ठीक है, वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना इको या बायो से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वैसा बनाया जा रहा है कि वैसा फ्यूल, ऐसा ईंधन जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना करे, मतलब इको फ्रेंडली हो, उसे बायोफ्यूल लगभग समझ लीजिए। एक सामान्य भाषा बता रही हूँ, ये मत समझिए कि इसकी परिभाषा है, जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आएगा तो उसको भी बताऊंगी, ठीक है। तो रतन जट्रोपा जैसे फ्रूट्स, कैटल एंड अदर, जैसे आपको पता है ना कि जैसे मैंने जनगणना बताई कि मनुष्यों की जनगणना होती है, पशुओं की भी होती है, ठीक है। कहाँ कितनी गायें हैं, कौन सा राज्य अंडे में आगे है, कौन सा राज्य भैंस में आगे है, कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में आगे है, भेड़ों के मतलब उसमें आगे है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक विथ मैपिंग, जितने भी तरह के खनिज, लौ अलौ, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन विथ मैपिंग कराऊंगी। एक एक टॉपिक को, मैंने बोला ना, बार बार बोल रही हूँ, एक एक टॉपिक को, अगर मैंने आज सोना उठाया कि आज मुझे सोने के बारे में बताना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मैं उसका इत्मीनान से सिर्फ उस दिन वही पढ़ाऊंगी, कितना भी टाइम लगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगी। एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया विथ मैप्स, वही सारी चीज़ें। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रिएशन की, कैसे आप करते हैं, कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का, कहाँ कौन सी है, किस सन में लगी, किसकी सहायता से लगी। कि जैसे हमारे यहाँ जब आज़ादी के बाद के भारत में आपको पता है, द्वितीय योजना जब लाई गई पंचवर्षीय, उसमें उद्योगों को महत्वता दी गई, तो कौन सी रशिया के सहयोग से लगी, जैसे पश्चिम बंगाल की ब्रिटेन के सहयोग से लगी, ये सारी चीज़ें, भिलाई प्रोडक्ट वन, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ करके मैं इत्मीनान से बताऊंगी, विथ मैपिंग बताऊंगी। फिजियोग्राफी में इंडिया फिजियोग्राफी इज डाइवर्स दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज, सब हिमालयाज, शिवालिक। मतलब जब हम फिजियोग्राफिक पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे,
ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कौन सी घाटी कहाँ पाई जा रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके पे पढ़ेंगे। अगर इसमें जैसे हम हमारे यहाँ आपको पता है ना सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुछ चीज़ें सोच रही हूँ आप लोग को होमवर्क में आज दे के जाऊँगी, देखती हूँ कौन कितना इसे वर्क करता है। और अब हाँ, मैंने ये भी सोचा है कि मैं कुछ ऐसा रखूँगी कि लास्ट के जो 5-10 मिनट हैं वो क्विज जैसा हम लोग रखेंगे। अब कौन बना करोड़पति तो नहीं खेलूंगी, बट हम वो क्विज सेक्शन में रखेंगे और आपके लिए कुछ स्पेशल भी रखेंगे कि आप उस पर पार्टिसिपेट करें। तो आपको जैसे होता नहीं कि बच्चों को मोरल बढ़ाने के लिए कुछ इनाम दिया जाता है, तो बच्चों का इंट्रैक्शन होता है कि हाँ हम करेंगे, कुछ वैसा करेंगे ताकि आपका मन लगे और आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसमें सॉइल बायोडाइवर्सिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, क्लाइमेट, रेनफॉल, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दी हैं कि इसमें कुछ वैसा नहीं है। इंडियन रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम पेनिसुलर, जो प्रायद्वीप की नदियों की बात कर रहे थे। गंगा रिवर, गंगा, यमुना, सोन, गंडक, घाघरा, ये चीज़ें मैं आपको पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक बार बता चुकी हूँ। अब डायग्रामेटिक फॉर्म में आप देखते जाइए। ऐसी कोई चीज़ सिलेबस की नहीं है जो मैंने आपको पहले बताई ना हो। अब मैं स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, आप चीज़ों से जुड़ते जाइएगा। जहाँ डाउट है मैं स्लाइड रोक दूंगी, आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, मेरे पापा ना बचपन में एक बहुत सवाल करते थे, ब्रह्मपुत्र आई तो खैर आप लोग अब तो जान ही जाएंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सारे जो नदियों के नाम है वो फीमेल्स हैं, सिर्फ बेटा एक नदी है तो जिसका नाम मेल पर है, मतलब पुरुष पर है। तो मैं एकदम परेशान कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। फिर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय, 7-8 साल की थी जब मेरे पापा मुझसे पूछते थे, तो मैं नहीं बता पाती थी। पर जब मैं बड़ी हुई तो आई टोल्ड पापा कि ब्रह्मपुत्र आप पूछते थे ना मुझसे, तो बोले अरे ये तो मैंने बता दिया था ना। मतलब फिर भी पापा मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पता चल गया है कि ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र है। पेनिसुला में प्रायद्वीप की नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, वैगई। मैंने बोला था आपसे जब पहले मैं स्लाइड्स करवा रही थी कि 4 चीज़ें, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। पहला, उद्गम, सोर्स कहाँ से है, कौन से तट बसे हैं या कहाँ कहाँ से बहती है। ठीक है। तीसरा, कौन सी सहायक नदियाँ हैं। चौथा, कहाँ गिरती है। इन सारी नदियों को जब हम पढ़ेंगे, सारी नदियों को, और मैंने बोला है ना कि जब मैं शुरू करूँगी एकदम इत्मीनान से शुरू करूँगी, आप लोग जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे पहले वो पढ़ाना शुरू करूँगी। एकदम इत्मीनान से एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि पढ़ते वक्त गंगा के तट में पली बड़ी हूँ तो पहली श्रद्धा गंगा माँ पर होती है, तो शुरू वहीं से करती हूँ, इसलिए यहाँ पर भी वहीं से शुरू किया है। आराध्य रही है मेरी। मेरे यहाँ एक कहावत है कि प्रयाग की निवासी हूँ कि जन्म गंगा से होता है और मरते भी गंगा में ही है। जब अस्थि विसर्जन होता है तो गंगा में किया जाता है और पहला जल गंगा जल मुंह पर डाला जाता है हमारे यहाँ बच्चों के। तो वो गंगा से लगाव समझिए, मेरी श्रद्धा समझिए, या मेरा सांस्कृतिक जुड़ाव समझिए, जो भी आप समझिए उसके हिसाब से गंगा से ही शुरू करेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों में। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि नदियों के तट के लोगों का मिजाज लगभग एक जैसा होता है। जब मैं दिल्ली आई तो मैंने देखा कि मैं गंगा के तट की थी और मेरी जैसे लोगों से बातचीत होती थी तो मैं पूछती थी आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो एक व्यक्ति थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई और बहुत बड़े शानदार व्यक्तित्व है उनका। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो वो बताए अपने ज़िले का नाम, सॉरी मिस हो गया है, बहुत पुरानी बात है ये। तो मैंने पूछा कि अच्छा वो कहाँ पर पड़ता है, आइडिया नहीं है, एमपी का था कोई एरिया, मेरा एमपी से बहुत टच नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नर्मदा के तट पे बसता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो नदियों के तट पे नहीं बसे हैं उनका मिजाज अलग होता है, बट अपना मेरा अनुभव रहा है इसका। इन सभी नदियों के बारे में हम जानेंगे, इनका पूरा जो सिस्टम है कैसे काम करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कौन सी नदियाँ जिनमें जल मतलब पूरे साल पानी रहता है। जैसे कि हिमालय की नदियों में कहा जाता है कि पूरे साल पानी रहता है, प्रायद्वीपीय नदियों के लिए कहा जाता है कि पूरे साल पानी नहीं रहता। इसीलिए आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं वहाँ बहुत सुसाइड करते हैं। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ बारिश का, विदर्भ क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, बहुत बड़ा रीज़न है ये। पर नदियों का पानी का लेके आपने बहुत सुना होगा कि कृष्णा को लेकर, कावेरी को लेकर बहुत झगड़े होते हैं। इनके लिए भाई प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, महानदी को लेके प्रॉपर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जो विवाद हो रहे हैं उससे निपटने के लिए कि जो भाई नदियाँ क्या हैं, 2 स्टेट्स के बीच ही तो बह रही हैं,
पहाड़ क्या है, दो स्टेट्स के बीच से निकल रहे हैं, उनको नहीं पता है ना कि ये आंध्रा है, ये तमिलनाडु है, उन्हें नहीं पता है कि ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, उन्हें नहीं पता है। वो तो जिस रास्ते पे बह रही हैं, शहर तो आप बसा रहे हो, राज्य तो आप बसा रहे हो। तो ये सारे उनके डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि गंगा के लिए या हिमालय नदियों के लिए एक शब्द यूज होता है, सतत वाहिनी नदियाँ। कैसी नदियाँ? सतत वाहिनी नदियाँ, मतलब साल भर पानी रहता है इन नदियों में। रीज़न है कि जो इनका सोर्स है ग्लेशियर्स हैं, और प्लस वर्षा का पानी है। इनका सोर्स ग्लेशियर्स नहीं है, वर्षा का पानी है, तो जब बारिश वाला मौसम होता है तो पानी ज़्यादा होता है। एकदम अच्छे से दोनों के डिफरेंस बताऊंगी कि प्रायद्वीप नदियों में क्या डिफरेंस है, हिमालयी नदियों में क्या डिफरेंस है, कैसे इन पे काम हो रहा है, करंट अफेयर से जोड़ के बताऊंगी कि इनके ट्रिब्यूनल्स कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है, किन राज्यों के मध्य विवाद है। ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब इसमें है वही इंडिया का रिवर सिस्टम कंप्लीट कंसेप्ट, डैम्स, हाँ डैम्स और पावर प्लांट भी बताऊंगी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो बता ही चुकी हूँ, फ्लोइंग स्टेट बता चुकी हूँ, कंपोजिट आयन बता दूंगी ये चीज़ों को, कि पावर प्लांट्स कौन से हैं, कौन से डैम लगाए गए हैं, इन सारी चीज़ों को भी, जो चीज़ें थोड़ी मिस हो गई हैं वो भी बताऊँगी। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होगी। मिनरल्स का डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी किया था, फिर बता दे रही हूँ। मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। मेटलिक में आपके फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अच्छा, आप लोग को पता है कि वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कुछ आइडिया है आप लोग को? प्लेटिनम को कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ऐसा कोई बहुत वैसा नहीं है कि हाँ कहा ही जाता है, कॉमन लैंग्वेज में लोग वाइट गोल्ड कहते हैं। और आई थिंक जहाँ तक है सबसे महंगा, हीरे वगैरह से तुलना मत कीजिएगा, मतलब गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम में शायद सबसे महंगा प्लेटिनम होता है। फेरस में आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट है। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट है। नॉन मेटलिक में माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन है। एनर्जीज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ना देखा कि सॉल्ट, वैसे ही मुझे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन याद आ गया कि सेंधा नमक समझते हैं, सफ़ेद वाला जो पत्थर वाला नमक होता है, अभी गुलाबी नमक भी बोलते हैं उसको, लेके पाकिस्तान अपना बता रहा है कि जीआई टैग को लेके कि ये हमारा है। देखिए तुरंत कैसे ज्योग्राफी आपकी करंट अफेयर से अटैच्ड हुई, ये इसलिए बताने के लिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन कि हमें हम एक सेशन नहीं रखेंगे कि हम एक सेशन रखेंगे ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स, नो। ऐसे पढ़ते जाएंगे, जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम कोरिलेट करते जाएंगे, जैसे अभी मैंने कोरिलेट किया। ठीक है, अब आता है वर्ड में जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, ये सारी चीज़ें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है, कहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, कहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, एक दिन में कहाँ ज़्यादा है, कहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, कहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, कहाँ बहुत बरसात होती है, कहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहाँ कौन सी रेखा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ों को अभी तक हमने जो भी पढ़ा सॉरी भैया, एसी बंद कर दीजिए। सॉरी। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जितनी सारी चीज़ों को पढ़ा, जितनी सारी चीज़ों को जाना, हमने इंडिया के लेवल पे देखा, वही सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे अब वर्ड के फॉर्म में, कि कैसे हमें इनको वर्ड में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, सबसे पहले चलिए फिजियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो यही कि जैसे लिखा है ना कि ग्रेटेस्ट टेम्परेचर रेंज इन वन डे, हाईएस्ट टेम्परेचर अल्जीरिया, लीबिया में ये जगह है। हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर डालोल, इथोपिया। ग्रेटेस्ट एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंज रशिया। कि टेम्परेचर कहाँ सबसे ज़्यादा है। देखिए ये तो मुझे नहीं लगता कि हाईएस्ट वन डे वाला पूछा जाएगा, बट जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का है, सबसे ज़्यादा उष्ण क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र कहाँ है, जैसे हम लोग बरखुयास पढ़ते हैं, सही साइबेरिया का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का जगह, वो बात पढ़ा था मैंने कि सबसे गर्म क्षेत्र होता है। अब तो हम लोग लगातार डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया को पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा उष्ण वही एरिया है। तो चीज़ें जैसे कुछ ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कि कभी जैसे फ्लक्चुएट हो जाता है, तो जैसे डेथ ऑफ वैली कैलिफोर्निया को हम लोग हमेशा पढ़ रहे हैं, काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं कि बहुत गर्म जगह है वो। ठीक है, तो ये सारे कि डिवाइडेशन की पोलर जोन किधर है, टेम्परेट जोन किधर है, ट्रॉपिकल जोन किधर है, टेम्परेट जोन इधर, पोलर जोन, पूरा जो डिवाइडेशन है एकदम विस्तृत तौर पे हम वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन मानसून,
ये नेचर, चारक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, अपर एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्लीज, मैंने बात की थी ना, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल निनो, नॉरिनो, ये सारे कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे इनके कॉन्सेप्ट हैं, कैसे इनके एडवांटेज हैं, क्या इनके नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि एक बार आप पूरे सिलेबस से रूबरू हो जाइए, आप पूरे सिलेबस को सुन लीजिए, समझने के लिए तो मैं बैठी हूँ। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिट्टी का कि एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट मतलब काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए तो मैंने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बनाया था जब मैं पढ़ती थी, तो जलोढ़ का जो डिवाइडेशन है वो खादर और बांगर में होता है। मैं बहुत परेशान कि मैं कैसे याद रखूं कौन सी नई है कौन सी पुरानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे ट्रिक से याद कर लेती हूँ। जैसे सॉरी, इट्स कोल्ड, कि खादर, अब मैं खादर और बांगर में बहुत कंफ्यूज होती थी कि नई मिट्टी कौन सी है, पुरानी जलोढ़ कौन सी है। तो मैंने ऐसे दिमाग में एक दिन खा रही थी मैं, तो मुझे कि खाने की चीज़ तो हम ताजी खाते हैं, बासी खाना तो मुझे मना है, बिकॉज आई एम पेप्टिक अल्सर पेशेंट, तो मुझे बासी खाना मना। तो इसलिए तो खाने की चीज़ खादर से रिलेट कर ली, खाने की चीज़ तो हम नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ, खादर है नई जलोढ़। अब जब खादर क्लियर हो गई तो बांगर अपने आप क्लियर हो गई कि ये पुरानी है। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट क्या था, ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी इसके दौरान। लोकेशन, अवेलेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी फसलें उगती हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड विच इंपॉर्टेंट रेड कलर टू द सॉइल इज पुअर ह्यूमंस नाइट्रोजन ड्यू टू हैवी लीचिंग इन फाउंडेशन वगैरह, जो भी चीज़ें फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको मिट्टियों के बारे में। हाँ, ये एक चीज़ रह गई थी, सॉइल इरोजन, शीट इरोजन, गली इरोजन, 5 टाइप्स हैं, क्यों होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इससे लोगों को क्या नुकसान है। फ़ायदे तो इसके हैं ही नहीं, खैर इरोजन के फ़ायदे नहीं है, क्योंकि जब मिट्टी कटती है तो उसका जो ऊपर का जो ग्रोइंग परत है, जो उपजाऊ है, वो चीज़ें चली जाती हैं, तो वो नुकसान है, इसको बताऊंगी। इम्पैक्ट ऑफ सनेजेशन, मतलब जो मैं कह रही थी ना कि अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ये क्षारीय मिट्टी, तो ये सब चीज़ें भी पूरा फुल डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आएंगी। सॉइल कंजर्वेशन मैथड्स, क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर फार्मिंग, ट्रेसिंग फार्मिंग। सॉइल कंजर्वेशन से मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्या है। जो मृदा अपरदन हो रहा है, जो एरोजन होता है उसे अपरदन कहते हैं, सामान्य भाषा में कटान कहते हैं, उसको संरक्षित करने की जो प्रोसेस है, क्रॉप रोटेशन, कॉन्टूर फार्मिंग, ट्रेसिंग, कवर क्रॉप्स, कंजर्वेशन, टेलर्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मिट्टी से रिलेटेड, जितने टॉपिक हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को एलेबरेट करके हमें क्लास लेनी होगी, इन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। फोकस, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्जाम्पल राइस, वेट, मैं बोल रही थी दाल, चावल, सुगर खाना, मिलेट्स, कॉफ़ी, टी, चाय तो मुझे लगता है कि आधा भारत बहुत पीता होगा, कॉफ़ी तो साउथ इंडिया में फेमस ही है। कहाँ की है चाय, अरे यार यही तो बता दो, जहाँ से कोरोना आया है वहाँ से चाय भी आई है। वेयर स्टेट्स आर दे आर ग्रोन, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, उनकी ग्रोथ कैसी है, क्लासिफिकेशन, खरीब, रबी, जायद। हाँ, ये भी स्टेट कमीशंस का फेवरेट क्वेश्चन है कि खरीब, रबी और जायद में कौन सी फसलें आती हैं। मैं इनको भी ट्रिक से याद करती हूँ और आपको भी वैसे याद करवा दूंगी। कुछ कुछ चीज़ें जो याद करने वाली हैं उनके लिए हम ट्रिक रखेंगे, जो चीज़ें समझने वाली हैं वो हम समझ लेंगे। ठीक है। फॉर्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्रेसेस कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड, मैं बोल रही थी। एक अभी एग्जाम दिया था मैंने, उसमें क्वेश्चंस था कि व्हाट इज़ अ रिले क्रॉपिंग। अगर मैं आपसे पूछूं एक जनरलाइज फॉर्म में कि रिले क्रॉपिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे। क्योंकि आप तैयारी में हो तो आप गेम्स वगैरह भी देखते होगे, ऐसी तो चीज़ें नहीं हैं जो आप नहीं देखते होगे। और अगर नहीं देखते हो तो मेरी बात सुनो, कुछ गेम्स देखो, जैसे कॉमनवेल्थ देखो, आपको देखना चाहिए। और कहीं इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो क्योंकि सारी चीज़ों में इंडियन पार्टिसिपेटर्स नहीं होते हैं, सारे गेम्स के पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग हर खेल में नहीं होता ना कि सब लोग को आता हो सारा गेम्स। तो जिनमें हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए, ओलंपिक अच्छे से देखिए, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं उनको, कुछ कुछ चीज़ों को आप देखिए। तो जो रिले है वो शब्द दौड़ से रिलेटेड है। आपने रिले दौड़ सुनी होगी ना, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से मशाल लेके दौड़ा होता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, फिर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देता है, ये चीज़ चलती रहती है। तो आप ये सोच रहे होगे ना कि ये रिले क्रॉपिंग से मैम रिले दौड़ पे क्यों पहुंच गई। एक्चुअली वहीं से शब्द है ये, एक्चुअली वहीं से शब्द है ये। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है ना, एक फसल लगी होती है, दूसरी कटने से पहले, जैसे ये मान लीजिए एक फसल लगी हुई है, उसके कटने से पहले दूसरी फसल को बो दिया गया, दैट इज रिले। ठीक है, ये चीज़ होती है और ये वहीं से लिया गया, वहीं से कंसेप्ट है। मेजर ट्राइबल्स ग्रुप,
states, they belongs to their skills, festivals, celebrations and demographic division. मैंने जैसे नायर वाला एग्जांपल दिया कि वो केरल की है, तो वो ट्राइबल्स ग्रुप जो भी हैं उनकी विशेषता क्या है, उनकी विविधता, जैसे मैंने बोला कि नायर से मैंने बताया कि उनके यहाँ फीमेल्स मेल्स को ले जाती हैं शादी करके, जैसे जनरली हमारे यहाँ नहीं होता। उनका डिवाइडेशन क्या है, उनके फेस्टिवल्स कौन से, जैसे कि हॉर्नबिल वगैरह जो त्यौहार हैं वो नागालैंड से है, वो कौन सी जनजाति मनाती है, कहाँ से, तो ये सब सारी जो उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ तक मैं अगर आपको किसी भी, मैं 2 मिनट अच्छा कर लेती हूँ फिर पूछती हूँ। हाँ, अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से थोड़ा आ रही हैं, तो पिछला जो भी मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ें डिस्कस की, वहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक निगाह में पूरी ज्योग्राफी के लिटरली दर्शन करा दिए हैं, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में बताया, कैसे तैयारी करनी है, कि प्रीलिम्स की तैयारी हमें सिपाही जैसे करनी है, मेंस की तैयारी हमें सेनापति जैसी करनी है, और इंटरव्यू की तैयारी हमें राजा जैसी करनी है। कैसे ये प्रोसीजर में आते हैं ये डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने आपको, बताई कि एक चीज़ एक स्टेप करके बताया है। थोड़ा बोला है कि मेमोरी पावर के लिए बताऊंगी, वो लास्ट के जो 5 मिनट्स होंगे मैं उसमें आपको बता दूंगी। आप लोग अगर मैं मिस करती हूँ तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आते हैं। बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर जो रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें हम करंट से जोड़ सकते हैं ना, कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें यूनेस्को में कौन से आते हैं, कब आए हैं, या और जुड़ रहे हैं, विश्व में कितने सारे हैं, कौन सी संस्था देती है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। बर्ड सेंचुरी में थोड़ा सा एक चीज़ ये, हम जैसे बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि काजीरंगा, आपने नाम सुना है काजीरंगा, कहाँ है, किसी को आइडिया है तो प्लीज़ आप लोग आंसर कीजिए। असम। ये जो वन हॉर्न राइनो होता है उसके लिए फेमस है, तो स्पेशल एनिमल से रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि सुंदरवन बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। जैसे पेरियार केरला में है, हाथियों के लिए फेमस है। तो ये जो ऐसे भी चीज़ें हैं ना कि कहाँ है, ये तो हम पढ़ेंगे कि बर्ड सेंचुरी कहाँ है, किस स्टेट में है, या किसी देश का हम पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ेंगे, पर किस एनिमल से रिलेटेड है उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सोन चिरैया मेरी फेवरेट, उसका नाम मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस नेम सोन चिरैया। मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी सोन चिरैया, तो आई लव दिस नेम। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत बड़ी सी चिड़िया है, आपको जो पढ़ाऊँगी तो उसका डायग्राम भी दिखाऊँगी। तो इस पे, ये कहाँ की है, राजस्थान की है, कौन से सेंचुरी में पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, कौन सा डेजर्ट, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती है वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ों को पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे हम, ठीक है। बी अवेयर द लोकेशन नियर बाय इंपॉर्टेंट प्लेसेस, द मैप, डिफरेंस अमंग द 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल, एक्सटेंट। क्या मतलब है इंडेंजर्ड, एक सामान्य भाषा में, ये अभी जो इसका जो पर्टिकुलर साइंटिफिक है कि ये इतना होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी 10% होनी चाहिए, इतने साल से नहीं दिखा, इन सब पे बात नहीं करते हैं, सामान्य भाषा में बात करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप थोड़ा सा जानते हो तो और जानने का मन करता है, जब आप नहीं जानते हो तो आपका मन ही नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम बीट करना है। ये यहाँ पे चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मन नहीं है, नहीं, मन हो या ना हो, जानना चाहिए, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं, नाम से ही मतलब डेंजर, खतरा, तो इंडेंजर्ड मतलब खतरे के निशान के ऊपर है, ठीक है। वनलेबल मतलब इंडेंजर्ड के पास पहुंचने वाली है। इन सब की एक एक चीज़ मैं क्लियरली पढ़ाऊंगी, मैं सामान्य भाषा में बता रही हूँ। एक्सटेंट मतलब या तो नष्ट हो गई है या नष्ट होने के करीब है, आप जो भी समझिए, वैसे नष्ट होने के करीब ना इंडेंजर्ड को मानते हैं। एक्सटेंट मतलब नहीं रही, जैसे डोडो एक पक्षी था मॉरिशस का, एक्सटेंट है, ठीक है। इंडेंजर्ड में हमारे टाइगर्स वगैरह आते हैं, जो वर्नेबल डिजीज़ हैं उसमें। मैं अभी पढ़ रही थी कि बंगाल की बिल्ली का शायद कुछ था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, अभी मुझे मिस हो गया, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड भी आएंगी। अच्छा, जैसे टाइगर्स का हुआ तो आपको मैं करंट अफेयर से रिलेट करके बताती हूँ, ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से, जैसे भी आप इसको जोड़ें, कि मैं जनगणना की बात कर रही थी कि जैसे ट्राइबल्स की जनगणना हो, मतलब इंसानों की जनगणना हो, वैसे जानवरों की भी जनगणना होती है ना, शुरू किया गवर्नमेंट ने कुछ सालों से। तो पहले शेर की हुई, फिर चीते की हुई, अब तेंदुए की हो रही है, हाथी की हो रही है,
ये जनगणनाएं भी हम इनमें ना एनिमल्स के भी सेंसस हम करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस था, मैंने देखा तो क्वेश्चन आया हुआ था, उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। कितने परसेंटेज में था एक्चुअली ये पूछा था। प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इंपॉर्टेंट स्पीशीज फाउंड, जो जहाँ की स्पेशल स्पीशीज है वहाँ पे वो भी देखेंगे। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने पूरा इंडिया के लेवल पे सारी चीज़ों को वृहत स्तर पे देखा। क्योंकि आप इंडिया के लेवल को समझ चुके हैं, तो वर्ल्ड में जो हमें इंडिया में पढ़ना है उतना डेप्थ में नहीं, पर हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हमें जानना है कि वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, वहाँ पे कौन से पर्वत हैं, वहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, वहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, कौन से देश में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन एक हम लोग बार बार मिनरल्स में पढ़ रहे थे। मिनरल्स में एक क्वेश्चन स्टेट कमीशन का वनडे एग्जाम्स का फेवरेट है। वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग आता है कि जैसे मान लीजिए चांदी है, तो पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उत्पादन चांदी का कहाँ होता है। आइडिया है किसी को? सिल्वर फेमस है कहाँ का? राजस्थान। प्रोडक्शन में राजस्थान, कर्नाटका सेकंड पे। इसी तरह सोने का कर्नाटका। ठीक है। तो ये जो रैंकिंग्स हैं हम वो पढ़ेंगे, मिनरल्स की, एग्रीकल्चर्स की, जब सेंसस पढ़ेंगे ना उसके साथ ही हम इसको कर लेंगे। उसी तरह मैंने वर्ल्ड की भी डेमोग्राफी देखी है। पूछा जाता है कि वैसे कम पूछते हैं वर्ल्ड डेमोग्राफी को, और पर पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोग्राफी, जितना हमने इंडिया के लिए पढ़ा था कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, ओशिनोग्राफी। तो जियोमॉर्फोलॉजी को मान लीजिए हम एक बार टच करते हैं। आपने फ्यॉर्ड तट के नाम सुने हैं कभी? किसी पेपर पलटा हो तो क्वेश्चन देखा हो, फ्यॉर्ड क्या है? एक्चुअली फ्यॉर्ड है क्या? जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये। नॉर्वे के कटे फटे तट हैं ये, समुद्र के जो तट हैं चछले पानी से कटे फटे हैं। संरचना है, बताऊंगी इसके बारे में। कास्ट क्या है? चूने के पानी के रिसने से जो गुफाओं में उनके फॉर्म संगठित होकर बनते हैं वो कास्ट वैलियाँ हैं। कहाँ है? जो भूमियों में जो हवाओं के द्वारा जो निक्षेपित होके जो बनते हैं बालुका वगैरह से, जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो क्या है? ये सब चीज़ें इसमें। क्लाइमेटोलॉजी, जैसे हम इंडिया का जलवायु पढ़ रहे थे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो जे.एंड.के की जलवायु कैसी है, सेम उसी तरह की नॉर्थ अमेरिका की कैसी है, तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है। इन सब चीज़ों का हम, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने हैं, कितने सागर हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब आप लोग का होमवर्क है। ये 7वीं 8वीं के प्रश्न हैं, इनको थोड़ा देख कर आइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक होके आइए। जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी क्लास से निकलने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया, एकदम धीमे धीमे आराम आराम से। पर कुछ कुछ चीज़ें कि भारत किस नंबर पे है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ये तो मतलब मुझे लगता है कि हर तीसरे भारतीय को पता होगा, जो पढ़ता भी नहीं होगा उसको भी पता होगा। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे भारत, हम भी आगे ही हैं, पीछे नहीं है। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम ये देखेंगे, ओशिनोग्राफी में समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ना है। कौन सा सागर सबसे बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा सागर सबसे खारा है, कौन सा सागर सबसे गहरा है, किसकी गहराई कितनी ज़्यादा है, कौन सा ट्रेंच मिलता है, ये सारी जो विस्तृत चीज़ें हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, उनकी फिजियोलॉजी, उनके हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस के, सारी चीज़ों को हम वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे। जो अभी हम इंडिया के लेवल पे देख रहे थे, ये सारी चीज़ों को हमको वर्ल्ड लेवल पे देखना है। बायोग्राफी, जैव भूगोल में, जैव भूगोल में भी हमें यही सारी चीज़ें जो हमने इंडिया के बारे में बात की हैं उनको देखना है। डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन, सेंसस, मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि मैं वर्ल्ड का भी पढ़ती हूँ कि कौन से देश में, जैसे एक क्वेश्चन था, बहुत मुझे अचरज हुआ देख के कि जो राजनीतिक सहभागिता है, मतलब मेरे अगर ऑनेस्टली वो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आई कांट इमेजिन कि मैं उस आंसर को टिक करती कि सबसे ज़्यादा किस देश का है। तो जब मैं पढ़ने लगी तो मैंने देखा, आई थिंक मुझे नहीं पता होगा, अगर जिसने पढ़ा होगा उसी पता होगा, रवांडा 64%। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो मतलब जिसे अंध महाद्वीप का नाम दिया गया है, वहाँ का एक छोटा सा कंट्री रवांडा, जहाँ पे महिलाओं की सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता 64% है। मुझे मुझे नहीं लगा था, क्योंकि जैसे डेवलप कंट्रीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें की बहुत बात होती है ना, कि सशक्तिकरण अमेरिका में है, वहाँ पे बहुत राइट्स की बात होती है, बहुत
अधिकारों की बात होती, मुझे लगा यूरोप इतना डेवलप्ड है। साउथ अमेरिका को तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, बट दो जो डाउट मुझे लगा कि मतलब नॉर्थ अमेरिका यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ में होगा, बट वो अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रवांडा कंट्री था। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीज़ें हमें यहाँ से पढ़नी है। जो सेंसस की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण, डेमोग्राफी, कौन सी जनसंख्या का कैसा वितरण है, वहाँ का लिटरेसी रेट किन मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ का है, जन्म दर कहाँ का है, मृत्यु दर कहाँ का है। मृत्यु दर में तो मतलब जो मैंने देखा है ज़्यादातर कुछ सालों से बुरुंडी रहा है, वहाँ का ही मृत्यु दर सबसे अधिक है, चाहे शिशु मृत्यु दर हो और चाहे बुरुंडियन लसत हो। तो महिला मृत्यु दर, पुरुष मृत्यु दर, उनका जन्म दर, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ये सारी चीज़ें हम इसमें भी देखेंगे। शहरीकरण की बात करें कि कौन से शहर में क्या विविध विशेषताएं हैं, उनकी डेमोग्राफी कैसी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन सारी चीज़ों को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, यही पार्ट है आपका वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा इसको पूछा जाता है कि कौन सी खेती कहाँ होती है। जैसे मैंने चाय का बताया, ठीक है, क्या एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन आप सबसे ज़्यादा कहाँ का सुनते हैं, फेमस है? तैयारी के दौरान थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आप लोगों को, अगर नहीं होता है तो मैं बताती हूँ, ब्राज़ील। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि ब्राज़ील की खेती करने वालों को फैजेंडा कहते हैं, तो नीदरलैंड में खेती करने वालों को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें एक एक कंसेप्ट आपको पता चलेगा इसमें। मिनरल्स में जॉन्सबर्ग की खानों का नाम सुना है आपने? कहाँ है, किस चीज़ की हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में है। किस चीज़ की हैं? सोने की खाने हैं। इसी तरह सोने, चांदी, हीरे, मोती, विथ रैंकिंग, रैंकिंग करंट अफेयर से टेस्ट कर देंगे हम। कहाँ किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कि साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है, अफ्रीका में क्या पाया जाता है, यूरोप में किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके जब हम एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उसी कॉन्टिनेंट से उनके एग्रीकल्चर, उनके मिनरल रिसोर्सेज, उनके एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी इंडस्ट्री। हम ये नहीं करेंगे कि हम एक बार एग्रीकल्चर उठाए तो हम सबका एक साथ पढ़ाएंगे, नहीं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा, जब हम भारत ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि भारत का हमें समग्रता में अध्ययन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम कॉन्टिनेंट से, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे ना, तो हम इस पे, मैं अभी से आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि हम कॉन्टिनेंट वाइज उठाएंगे। हाँ, अगर आप लोग सजेशन देंगे कौन सा कॉन्टिनेंट पहले पढ़ना है, वो ठीक है, मैं उसके हिसाब से कर दूंगी, पर सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो कॉन्टिनेंट वाइज होगा। कि हमने नॉर्थ अमेरिका को शुरू किया पढ़ना, हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद उसका एग्रीकल्चर, सॉरी सॉरी एग्रीकल्चर, उसके मिनरल रिसोर्सेज, उसके एनर्जी रिसोर्सेज, उसके इंडस्ट्रीज, सारे एक एक कॉन्टिनेंट वाइज हम पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन वगैरह को भी हम कंबाइन करके पढ़ लेंगे, और सबसे ज़्यादा अच्छे से हम एशिया करेंगे। थोड़ा सा जो एशिया और यूरोप है ना, थोड़ा उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, बट मेरे पास, मैं ट्रिक से याद करती हूँ, तो मैं आपकी उनकी कैपिटल्स, उनके सोर्सेज, उनके मिनरल्स, उनके एनर्जीज को उन्हीं तरीके से याद करवाऊंगी। और बार बार बोल रही हूँ, जब मैपिंग से कराते हैं ना तो फोटोजेनिक हो जाती हैं चीज़ें, आपको याद रहती हैं, ठीक है। फोकस हमारा सोलर सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट रीजन, व्हाट दे आर फाउंड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सोलर सिस्टम क्या होता है? चांद, सितारे, सूरज, क्या है ये सब? सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। मैंने आपसे पहले बीच में पढ़ाते वक्त कहा था ना कि आप सुबह से उठिए और शाम तक ज्योग्राफी आपके साथ है। तो सोलर सिस्टम के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, कुछ आइडिया है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, ये सब, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जितने भी ग्रह हैं पूरा सोलर सिस्टम, उसमें देखेंगे हम कि बुध, बृहस्पति, शनि, ये सारे ग्रहों का सिस्टम, इनका रोटेशन किसने इनको दिया है, इनके उपग्रह कौन है, कौन सी सैटेलाइट है, क्या पुच्छल तारा होता है, क्या क्षुद्र ग्रह होता है, क्या उल्काएं होती हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हम इसमें पढ़ेंगे। और इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप्ड होते हैं,
कैसे ख़त्म होते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, इनकी जो ये पार्ट है इसमें रटना कुछ भी नहीं है। खैर रटना आपको ज़्यादा, जो मिनरल्स वगैरह हैं थोड़ा उसी में है, बाकी सब चीज़ें समझने वाली कंसेप्ट बेस्ड हैं। एक बार समझ लेंगे आराम से याद रहेगा। जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, डे नाइट होना, एक्सेस, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट, सारी चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड हैं कि देशांतर क्या है, अक्षांश क्या है, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड हैं। एक बार पढ़ा दूंगी सॉरी, तो वो चीज़ें आपके लगातार एक बार आप, मैंने बोला ना कि ज्योग्राफी की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनका बेनिफिट यही है कि एक बार आपने पढ़ लिया ब्रेन में रहेंगी। जैसे करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं कि कुछ समय पहले बिग बैंग थ्योरी आई और उसने तो मतलब विस्फोट की तरह आई कि नहीं नहीं ये तो सबसे ज़्यादा प्रूव्ड है। हिग्स बोसॉन कण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो करंट से रिलेटेड चीज़ों को भी हम इसमें जोड़ेंगे कि कहाँ पे उल्का आ रहा है, कौन सा कॉमेट आ रहा है, क्षुद्र धूमकेतु आ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अंडरस्टैंड सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, मतलब कि टाइड्स एंड ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फुल मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम पूरा यूनिवर्स सिस्टम जो कि कंसेप्चुअल है, कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं कि उपसौर की स्थिति को होता है, अपसौर की स्थिति को होता है, कब होने पर होता है, शरद विषु कब होता है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम इनके कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। अर्थ क्रस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉक्स वगैरह के बारे में। कॉन्टिनेंटल डिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जियोमॉर्फल प्रोसेस, एक्सोजोनिक, ये अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी जो ज्योग्राफी के जो जियोमॉर्फोलॉजी के जो पार्ट्स हैं वो हैं। फिर वो वैल्केनोज, वेदरिंग्स, मास मोमेंट, एरिजन डिपॉजिट्स। देखिए इसमें सारी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैंने अब तक डिस्क्राइब ना किया हो, वो इंडिया के लेवल पे था। अब यही सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़नी है। जैसे कंसेप्ट में अर्थक्वेक, मैंने आपको जब मैं पढ़ाऊंगी ना कि भूकंप क्या है, तो वो मैं बताऊंगी आपको कि भूकंप कैसे, कब, कहाँ, तो उसमें इंडिया प्लस वर्ल्ड, मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूंगी, तो आपको अलग से वर्ल्ड के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जब कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगी तो ये भले बता दूं कि यहाँ पर इसके कारण ये सुप्त ज्वालामुखी है, ये शांत ज्वालामुखी है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये भले बता दूं। पर जब एक टॉपिक शुरू करूंगी ना, तो जैसे मैंने अर्थक्वेक शुरू किया तो मैं पूरा इंडिया प्लस वर्ल्ड, और रीजनल अगर हुआ तो रीजनल, ठीक है, एक साथ बताऊंगी, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करूंगी, ठीक है, ना आपको करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर, उसकी वर्सेस लेयर, गैसेस, सिग्निफिकेंस, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, ओजोन और उसकी जो स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ पाई जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, हीट बजट, ग्रीन हाउस, टेम्परेचर, टेम्परेट जोन्स, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्योंकि आपने जितने भी नाम सुने इसमें सबसे फेमस नाम ओजोन, क्या है ओजोन और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या है, ये दो चीज़ें कुछ आइडिया है आप लोगों को? ओजोन क्या है? ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है, ठीक है। बहुत चर्चित है ये कि ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है, ओजोन छिद्र छोटा हो रहा है। करुणा के मेरा इंटरव्यू था तो उसमें पूछा गया था कि करुणा को एक लाभ, तो सडन मुझे ये चीज़ क्योंकि पढ़ती थी तो याद रह रहा था कि एक लाभ था जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो 2-3 महीने इंडस्ट्रिएशन बंद था, व्हीकल्स बंद थे, ये जितना भी मतलब गैसों का जो होता नहीं कि डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतना पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल हुआ था, नदियाँ साफ़ हो गई थी, जिस गंगा को साफ़ करने के लिए जाने कितने सालों से कितने फंड जा रहे थे वो काफ़ी अपने आप क्लियर हो गई थी क्योंकि लोग नहा नहीं रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो ओजोन छिद्र सिकुड़ गया। तो वो एक जलवायु का जो अच्छा इम्पैक्ट, मतलब कोरोना का जलवायु पे अच्छा इम्पैक्ट था, तो वो ओजोन लेयर की बात वहाँ से बहुत ज़्यादा चर्चा पे थी। तो मैंने यही बोला था कि सर एक एक फ़ायदा हुआ कि लॉकडाउन के दौरान जो मास मूवमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रेशन नहीं हुआ, उससे ओजोन का जो छिद्र है थोड़ा छोटा हो गया। अल्ट्रा वायलेट रेस क्या है? अच्छा, जब आप धूप में निकलते हैं तो कभी कभी धूप बहुत चुभती है, शरीर जलाने वाला होता है, ऐसा फील होता है आप लोगों को? आप समझ लीजिए वो कुछ नहीं है, अगर ओजोन ना होती तो हम सब जल के भस्म हो गए होते। वो ये अल्ट्रा वायलेट रेज ही हैं वो जो हमें जला के भस्म कर रही होती, ठीक है। और ये कंसेप्ट लाइक टेम्परेचर, इन्वर्जन, एल्बिडो, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल आइडिया, ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज, अबाइसल प्लेन, ट्रेंचेस,
फ्रेश वाटर, अर्थ सरफेस, आइस कैप्स, ग्लेशियर, जितनी भी वाटर लैक्स, एटमॉस्फेयर, मूवमेंट जो है ओशन करंट्स के, प्लेनेटरी विंड्स हैं, टेम्परेचर, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि वार्म्स एंड कोल्ड करंट। स्टेट कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सी जर्म मतलब ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, कहाँ की है, कैसे बहती है, क्या मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। एक जेट स्ट्रीम पे फेमस क्वेश्चन हमारा बहुत पूछा जाता है, मेंस का भी क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम पे पूछा जाता है। कोल्ड करेंट्स हेमिस्फीयर पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेजिटेशन कैसा है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्लाइमेट कैसा है कि नॉर्थ अमेरिका की जलवायु कैसी है, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है, यूरोप की जलवायु कैसी है, एशिया की जलवायु कैसी है, इन सब चीज़ों में कि पाकिस्तान का मौसम कैसा है तो इंडिया का मौसम कैसा है। हाँ जोड़ लीजिए, वो पता नहीं क्यों हमारा ज़्यादा ही क्या बोलूँ, उसके लिए जाने दीजिए, कमेंट नहीं करूँगी। हैव अ बेसिक आइडिया मेजर क्लाइमेट टाइप्स, ट्रॉपिकल, डेजर्ट, मेडिटेरियन, जो मैं बोल रही थी कैसी जलवायु है वो, पोलर, फाउंड जनरल अवेयरनेस, टेम्परेचर, रेनफॉल, एक्सेप्शन जो भी, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, कितने तरह के वन होते हैं, जैसे मैंने कहा सदाबहार वन होते हैं, शीतोष्ण वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, इन सब का जैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, जस्ट लाइक अ वर्ल्ड वाइड, कि कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है। अच्छा एक मेरा हमेशा मतलब मैं देखती हूँ कि पूमा, पूमा क्या है पूमा? हाँ ब्रांड है, आई नो ब्रांड है, बट एक्चुअली क्या है पूमा? बर्ड है, एनिमल है, कहाँ का है? एनिमल है, ठीक है, अफ्रीकन एनिमल है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। पोलर टुंड्रा इंपॉर्टेंट ऑफ द रीजन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, द आर्किटिक पोलर क्लाइमेट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ द आर्किटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स को पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। स्नो, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ कौन सा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। फैक्टर अफेक्टिंग वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड, हाउ डज कोरिसिस बल, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा, यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इनके फोर्सेस कैसे काम करते हैं, प्लेनेटरी विंड्स कैसे काम करती हैं, उनके क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस क्या है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे वर्क करते हैं, सीजनल लोकल विंड्स पढ़ेंगे, माउंटेन वैली फ्रंट्स, फ्रंट्स का मतलब वाताग्र होता है, ठीक है, शीत वाताग्र भी होते हैं और गर्म ठंडे दोनों तरह के होते हैं उष्ण और शीत कहते हैं। एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम की बात कर रही थी, वेस्टर्लीज जिन हवाओं की बात कर रही थी, इनको ईस्टर्लीज को पूर्वा कहते हैं और शायद वेस्टर्लीज को पश्चिमी पश्चिमी कहते हैं क्या, एग्जैक्टली हिंदी याद मुझे नहीं आ रही है, पढ़ाते वक्त मैं बाइलिंगुअल रहूँगी। टॉर्नेडोज क्या है, एंटी साइक्लोन्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे डेवलप होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, किस देश में किस तरह का तूफान आता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉस्ट, मैं स्मोक वर्ड यूज़ कर रही थी, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ड्यू, फ्रॉस्ट, स्मॉग, मिस्ट कैसे बनते हैं, क्या डिफरेंस है, कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, कितने लेयर पे बनते हैं, कैसे इनका ओरिजन होता है, क्या कंडीशन होती है, कितना टेम्परेचर होता है, कैसा प्रेशर होता है, कितने डिफरेंस में जाते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। रेनफॉल, स्लीट, स्नोफॉल, मैकेनिज्म ऑफ अ कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग, एक एक टॉपिक को हम लोग करेंगे अच्छे से। एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे मैं बोल रही थी ना कि स्वैम फॉरेस्ट का मैंने नाम लिया था, मतलब मैंग्रोव्स वन को एक वर्ड में तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, स्वैम फॉरेस्ट, एवरग्रीन, सदाबहार वन, इनका रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर वहाँ कैसा है, उन जंगलों में कैसे ग्रो करते हैं, उनकी जनरल अवेयरनेस ट्री के लिए किस चीज़ से क्या बनता है, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी हैं भारत में, सभी लोग हैं, तो बैट किसका बनता है, टेनिस बॉल टेनिस किससे बनता है, जैसे कि बैट आई थिंक विलो पेड़ है उससे बनता है, तो इन सब जैसे स्लीपर्स ट्रेन के जो पटरे हैं वो किससे बनते हैं, बर्च वगैरह से बनते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, जो भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ आज रह गई है, मैम को ये चीज़ बतानी चाहिए थी, जो भी कम ज़्यादा है वो हम क्लास के दौरान बातचीत कर लेंगे। और आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, फिर कल मिलते हैं और आप लोग जो भी चीज़ पूछेंगे उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।